यस सर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने सिटीजनशिप में 3 पार्ट कर लिए थे उसके, कि जिसमें हमने कुछ टाइप पढ़े थे कि कैसे किसी पर्सन को सिटीजनशिप मिल सकती है। उसमें कुछ टाइप थे। अभी 4th नंबर का जो हमारा है वो अभी हमें पढ़ना है। स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी, दिख रही है? यस सर। ठीक है, तो फोर्थ जो टाइप था वो था बाई नेचुरलाइजेशन, यानी नेचुरल तरीके से, किस तरीके से मिलेगी सिटीजनशिप वो देखिए। तो ध्यान ये रखना है कि हर एक जगह पर है ना इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, वो इलीगल पर्सन नहीं होना चाहिए। सिटीजनशिप उन्हीं को मिलेगी जो लीगल है। ठीक है, किसी भी तरीके का अगर इलीगल कोई है तो उसको ये सिटीजनशिप नहीं मिल पाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हर जगह कहीं पर भी हम लोग बात करेंगे तो किसी भी केस में इलीगल वालों को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन ग्रांट अ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन। तो किसी भी इंसान को नेचुरल तरीके से सिटीजनशिप दी जा सकती है, बस नॉट बीइंग एन इलीगल माइग्रेंट, वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अब उसके साथ साथ उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो हम लोग एक बार देखते हैं कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी किसी पर्सन के लिए जो नेचुरल तरीके से सिटीजनशिप लेना चाहता है। तो दैट ही इज नॉट अ सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ दैट कंट्री बाई नेचुरलाइजेशन। तो पहली चीज तो ये है कि वो किसी ऐसी कंट्री का सिटीजन नहीं होना चाहिए जहां। सर एक चीज पूछना था। हाँ जी, बोलिए। सर जैसे कि मेरे पास सर कुछ फाइल्स पीडीएफ फॉर्म में है, तो हाँ सर हाँ। जैसे आप हाईलाइट करें सर, ये कौन सा लाइक कैसे होगा सर? लाइक मेरे पास विंडोज 10 है सर, बट ये हाईलाइट ये सारी चीजें नहीं पता है। अच्छा, हाईलाइट ये वन नोट सॉफ्टवेयर होता है, अलग से होता है वन नोट सॉफ्टवेयर, आप डाउनलोड कर लीजिएगा वन नोट। तो सर उसमें खुलता कैसे सर? वन नोट है मेरे पास, बट उसमें खुलता ये फाइल कैसे खुलती पीडीएफ वाली? इंसर्ट करनी पड़ेगी उसको। अच्छा इंसर्ट, ओके ओके ठीक है सर। देखो मैं बता ही देता हूँ कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे साइड में ऑप्शन दिख रहा है इंसर्ट ऊपर, यस सर। है ना? इंसर्ट पे क्लिक करना। हम्म। तो हालांकि ये तो जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये थोड़ा अलग सिस्टम है, ये राइटिंग पैड वगैरह टैब वगैरह है ये, इसलिए इस पे। यस सर ठीक है, ठीक समझ, है, ठीक है सर। इसमें इंसर्ट वाला ऑप्शन करोगे, इंसर्ट के कोई भी पीडीएफ हम्म सिलेक्ट कर लेना, हम्म और सिलेक्ट करने के बाद ओपन करना उसको। और ओपन करने हम्म। के बाद यहाँ पे इंसर्ट एज ए प्रिंट आउट करना है, ठीक है ना? इंसर्ट एज अ ठीक है। प्रिंट आउट, बस ये करोगे खुल जाएगा वो। ठीक है, ओके वन सर नोट के ठीक है। अंदर। ओके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, तो पहली चीज ये क्या बताना चाह रहे हैं कि ऐसा पर्सन ही इंडियन सिटीजन बन पाएगा जो, अगर मान लो किसी और कहीं पे सिटीजन है, तो उस केस में ये उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए कि वो इंडिया का सिटीजन नहीं बन सकता नेचुरल तरीके से। मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट वहां पे लिखा हुआ है तो उस केस में तो वो इंडियन सिटीजन नहीं बन पाएगा। अदरवाइज नॉर्मल केस है तो वो इंडियन सिटीजन बन जाएगा। और आगे ये ध्यान रखना है कि हमारी ये जो कंट्री है इंडिया, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप को प्रमोट करती है। यानी अगर किसी इंसान ने इंडिया की सिटीजनशिप ले ली तो डेफिनेटली उसकी पुरानी वाली सिटीजनशिप क्या होगी, खत्म हो जाएगी, वो नहीं मानी जाएगी। अगर दोनों रख के रखता है वो इंसान तो इंडिया वाली नहीं मिलेगी। इस केस में उसको ये बताना पड़ेगा कि वो किसी दूसरी कंट्री का सिटीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला केस तो ये होगा। दूसरा क्या है, दैट इफ ही इज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री he undertake to renounce the citizenship of that country in the event of his application of for Indian citizenship being accepted। रिनाउंस मतलब उसे छोड़नी पड़ेगी, पुरानी सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी जैसे ही उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलती है। और उसको ये लिखना भी पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म में कि अगर मुझे इंडियन सिटीजनशिप मिलती है तो मैं पुरानी वाली सिटीजनशिप छोड़ दूंगा। ठीक है, और ये तो हम समझ ही चुके हैं कि इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, तो डबल तो वैसे भी हो ही नहीं पाएगा, तो वो इस केस में एलिजिबल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट है दैट ही हैज इधर रेजिडेंट, रिसाइडेड यानी रहने वाला इंसान, या रेजिडेंट भी बोल सकते हो, रिसाइडेड भी बोल सकते हो, इन इंडिया और बीन इन द सर्विस ऑफ अ गवर्नमेंट इन इंडिया और पार्टली द वन एंड पार्टली द अदर थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। अब ये बोलना चाह रहा है कि जब उसने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया तो उस टाइम से पहले 12 महीने यानी 1 साल का टाइम जो होगा वो इंडिया में रहा हो, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस में रहा हो, नॉर्मल तरीके से रहा हो, लेकिन उसको रहना चाहिए इंडिया में। अगर वो रहेगा तभी उसको सिटीजनशिप मिल पाएगी। ठीक है, ये हो गया थर्ड सी पॉइंट। उसके बाद डी में आइए,
that during the 14 year immediately preceding the said period of 12 month he has either resided in India or been in the service of a government in India or partly the one and partly the other for period amounting in the aggregate not to less than 11 years. अब ये चीज क्या बोलना चाह रहा है, देखो पार्टी मतलब आधा 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 इन द सेंस कभी वो गवर्नमेंट सर्विस में रहा हो, कभी नॉर्मल तरीके से रहा हो इंडिया में ना, कुल मिला के इसको रहना चाहिए। अगला ये तरीका है कि वो 14 ईयर्स से रह रहा हो इंडिया के अंदर। और ध्यान ही रखना है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं 14 ईयर्स, तो वो 14 ईयर्स ऐसा ही मतलब 2 साल रहा फिर चला गया, फिर 1 साल रहा फिर चला गया, तो उस तरीके से 14 ईयर्स रहा हो। लेकिन फॉर्म भरने के पहले 12 महीने यानी फॉर्म भरने से पहले का जो टाइम होगा 12 महीने का, उसमें लगातार उसको इंडिया में रहना पड़ेगा, तभी उसको मिलेगा, है ना। तो ये जो 14 ईयर वाला है ड्यूरेशन, वो पूरा का पूरा है, मतलब कभी 1 साल यहाँ पे रह लिया, 2 साल बाहर रह लिया, तो वो काउंट हो जाएगा उसके अंदर। लेकिन जब फॉर्म लगाएगा वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो उससे पहले 12 मंथ तक लगातार उसको इंडिया में रहना पड़ेगा, किसी भी तरीके से रहे बट वो लगातार 12 मंथ तक यहाँ पे रहा हो, ठीक है। अगला है गुड कैरेक्टर वाला होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कल को टेररिस्ट बोले कि हमें तो सिटीजनशिप, वो भी नहीं, कहीं के क्रिमिनल होते हैं, कुछ ड्रग माफिया होते हैं, उनको चाहिए होते हैं सिटीजनशिप, तो उनको नहीं मिलेगी। That he has an adequate knowledge of language specified in the 8th schedule of the Constitution. अगली चीज ये है कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें से किसी भी लैंग्वेज में वो मतलब नॉलेज रखता हो, बातचीत कर पाए। कहीं ऐसा नहीं कि वो किसी भी लैंग्वेज के बारे में जानता ही ना हो, तो उस केस में नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला है दैट इन द इवेंट ऑफ ए सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन बीइंग ग्रांटेड him, he intends to reside in India or to enter into or continue in service under a government in India or under an international organization of which India is a member or under a society। अब ये बताना चाह रहा है कि जब उसको नेचुरल तरीके से मिलेगी यहाँ पे सिटीजनशिप, तो उसका इंटेंशन क्या है, इंटेंट क्या है, क्यों रहना चाहता है यहाँ पे। और प्लस अगर मान लीजिए उसको किसी भी तरीके से गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, इंटरनेशनल ग्रुप में कहीं पर भी अगर जॉब वगैरह लगती है, ठीक है, तो उस जॉब वगैरह लगने के बाद उसको एक ओथ यानी एक तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अपनी रेस्पेक्ट, इंडिया की यूनिटी के लिए काम करना पड़ेगा, इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए उस इंसान को, ठीक है। तो ये बहुत सारी कंडीशन दी हुई है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे वेव ऑल और एनी ऑफ द अबव कंडीशन by naturalization in the case of a person who has rendered distinct service to science, philosophy, art, literature, world peace और human progress। ये इसको मार्क कर लो। ये क्या बोलना चाह रहा है, मान लो कोई बहुत ही अल्टीमेट बंदा है, अल्टीमेट यानी कोई साइंटिस्ट तरह का है, कोई जिसने किसी भी फील्ड में, जो ये फील्ड दिए हुए हैं ना, इनमें से किसी भी फील्ड में उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क किया हुआ है, ठीक है। इन सभी फील्ड में से किसी भी फील्ड में अगर उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क किया हुआ है, तो उसको हम लोग बिना कुछ सोचे समझे इंडिया की सिटीजनशिप दे सकते हैं। यानी जो ऊपर क्राइटेरिया दिए हुए हैं ना, उनको ना भी फॉलो करे तब भी उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। तो बोलना चाह रहा है एवरी नेचुरलाइज्ड सिटीजन मस्ट टेक एन ओथ ऑफ एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसमें दिया हुआ है कि जितने भी नेचुरल तरीके से इंडियन सिटीजन बनते हैं उन सभी को एक ओथ लेनी चाहिए। ओथ किस चीज़ के लिए, कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या दिखाएंगे, अपनी सद्भावना या फिर एकजुटता है, फिर उसको सुप्रीम मानेंगे, है ना। तो अल्टीमेटली होना क्या चाहिए कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वैल्यू दे, तभी वो क्या बन सकता है, इंडियन सिटीजन बन पाएगा। क्लियर। अगला है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया है जो इंडिया में मर्ज हो गया है, तो डेफिनेटली वहाँ के सभी लोग क्या हो जाएंगे, इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। तो इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, the government of India specify the person who among the people of the territory shall be the citizen of India। तो ये तो बहुत सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पूरा पार्ट ही इंडिया में मर्ज हो गया है तो वहाँ के लोग भी इंडियन सिटीजन माने जाएंगे। Such person becomes a citizen of India from the notified date। For example, when Pondicherry become a part of India, the government of India issued the citizenship order 1962 पौंडीचेरी के लिए, और ये सिटीजनशिप एक्ट एक ही है अपने पास 1955 का, उसी में बार बार क्या करते हैं हम लोग, चेंजेस करते रहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कोई पर्टिकुलर एरिया अगर मर्ज किया गया है तो वो भी किसे माना जाएगा, इंडिया के अंदर माना जाएगा, वहाँ के सारे लोग। फिर अगला है स्पेशल प्रोविजंस एज टू सिटीजनशिप ऑफ ए पर्सन कवर्ड बाय द आसाम अकॉर्ड। आसाम वाले एरिया में, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से वो रिलेटेड है फॉरेन अफेयर्स का
ठीक है, उसको भी हम लोग इंडियन सिटीजनशिप दे सकते हैं। मतलब कुल मिला के बात ये है ना कि इंडिया की सिटीजनशिप मिल तो बहुत आसानी से सकती है, बस वो अपना एक तरीके से डिग्निटी दिखा दे कि हम इंडिया के लिए डिवोटेड रहेंगे, और प्लस वो क्रिमिनल वगैरह नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1985 added the following special provisions as to citizenship of person covered by the Assam Accord। आसाम अकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है? विच रिलेटेड टू द फॉरेनर्स इश्यूज, फॉरेनर्स के जो इश्यूज होते हैं उसके रिगार्डिंग। मान लो कभी कभी क्या होता है ना, किसी दूसरी कंट्री में कुछ लोगों को परेशान किया जा रहा होता है, वहाँ पे फाइट वाइट हो रही होती है, तो उस तरह से लोग भी इंडिया में आते हैं। तो उसमें देखिए, ऑल पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु केम टू आसाम बिफोर द जनवरी 1 1966 फ्रॉम बांग्लादेश and who have been ordinarily resident in Assam since the date of their entry into Assam shall be deemed to be citizen of India as from the January 1 1966। अब ये बोलना चाह रहा है कि कुछ लोग जो कि इंडियन ओरिजिन के थे। अब इंडियन ओरिजिन का मतलब समझो, यहाँ पे एक कॉमन सेंस ही बात यह है कि अगर हम 1966 को डेट को एक लैंडमार्क मान ले या फिर एक स्टार्टिंग पॉइंट मान ले, और उससे पहले अगर हम बोलते हैं कि कोई इंडियन ओरिजिन का हो, तो इससे पहले इंडियन ओरिजिन का होने से मतलब ये समझ में आता है जितने एरिया में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, और उसका इंडियन ओरिजिन होने का मतलब ये होता है कि उसके दादा पापा। तो सोचो, जो 1966 में खुद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहा होगा, तो वो कम से कम 18 साल का होगा, या फिर कुछ भी होगा, 15-20 साल, 2 साल, दो कुछ तो होगा ही होगा। उसके पापा कम से कम 40-50 साल के होंगे, है ना, 30 साल के मान लो आप। तो एक चीज समझो यहाँ पे कि मान लो कोई 10 साल का बच्चे मान लो आप, उसका पापा कम से कम 30-35 साल मान लेते हैं अपन लोग। तो 1966 से पहले अगर 30 इयर्स जोड़ते हो आप, तो ये कितना हो जाएगा? 1930 हो जाएगा। अब इसके भी पापा, क्योंकि दादा के लिए भी तो बोलते हैं इंडियन ओरिजिन, अब मान लो इसका कोई दादा है, तो मतलब इसका पापा है कोई, तो इसका पापा लगभग मान लो कि 80 साल का है। तो कहने वाली बात ये हो गई कि 1880 के आसपास भी जो इंडिया का सिटीजन था वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ तो वो ये वाली बात है कि 1880 के आसपास तो पाकिस्तान भी नहीं था, ठीक है, बांग्लादेश भी नहीं था, भूटान भी एक तरीके से इंडिया वाले पार्ट में ही आ रहा था, म्यांमार भी इसी का पार्ट था, नेपाल भी, ठीक है। तो सारे के सारे जो अपने अड़ोसी पड़ोसी है ना, वो सब किस में आ जाएंगे? इंडियन ओरिजिन में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो ये आसाम के लिए अलग से दिया हुआ है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट को मालूम पड़ेगा कि यार ये तो गड़बड़ है, तो इस केस में इंडियन ओरिजिन वाला केस किसके लिए हटा दिया जाएगा? हमारे पड़ोसियों के लिए, क्योंकि ये सारे सारे इंडियन ओरिजिन ही माने जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं, बट यहाँ पे ये देख लीजिए आप कि जो बांग्लादेश वगैरह कंट्रीज़ के हैं जो हमारे आसपास के, उनको 1 जनवरी 1966 से पहले जो उनका स्टेटस होगा उस बेसिस पर सिटीजनशिप दी जाएगी इंडिया की। ये बात समझ में आई? समझ में आ रहा है कुछ कुछ? मेरे पढ़ाने बाद पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना, नहीं तो ऐसा सब ऊपर से निकल जाएगा। ये संविधान है हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखिए, एवरी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु केम टू आसाम ऑन और आफ्टर द जनवरी 1 1966। पहले तो बात कर लिया मैंने बिफोर की, यानी 1966 से पहले। अब इसके बाद जो आएंगे 1966 से 71 तक, ठीक है, फ्रॉम बांग्लादेश एंड हु हैज बीन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट इन आसाम सिंस द डेट ऑफ हिज एंट्री, मतलब जो सामान्य तौर पर आसाम में रहते थे, इनटू आसाम एंड हु हैज बीन डिटेक्टेड टू बी अ फॉरेनर, लेकिन उनको फॉरेनर माना जा रहा था, शैल रजिस्टर हिमसेल्फ, सच अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर ऑल पर्पज ऑफ एज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड। यानी 1971 वाला जो ईयर दिया हुआ है ना, उससे पहले वाले, ठीक है, सभी लोगों को इंडियन सिटीजन माना जा सकता है। बस उनको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मतलब ऐसे हम लोग पढ़ भी चुके हैं, कोई भी इंसान है रजिस्ट्रेशन के थ्रू तो इंडियन सिटीजनशिप ले ही सकता है, ठीक है। अगेन वही चीज़ें रहेंगी जो क्राइटेरिया के लिए रहेगा, है ना, वो भी है भाई है। सच अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर ऑल पर्पस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेक्शन ऑफ ए फॉरेनर, बट इन द intervening period of 10 years he shall have the same right and obligation of a citizen of India excepting द राइट टू वोट। कहने का मतलब ये है कि 10 साल तक उसको यहाँ पे रहना पड़ेगा, लेकिन उसको कुछ राइट्स थोड़े मिलेंगे नहीं, कुछ उसको फॉरेनर माना जाएगा। और क्या राइट नहीं मिलेगा? एक वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। वोटिंग के राइट के अलावा बाकी राइट उसको मिल जाएंगे। ये कुछ बाउंडेशंस है जिसको हम लोग फॉरेनर मानते हैं उसके लिए।
क्योंकि एकदम फॉरेनर को हम लोग वोटिंग राइट नहीं देते। अगर एकदम वोटिंग राइट दे दिया फॉरेनर को तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। कल को मान लो कहीं से 2 करोड़ लोग लेके आ गए, इंडिया में बैठा दिए, बोले वोटिंग राइट है तुम्हारे पास, वोट दे दो। तो जो ग्रुप लेके आएगा, जो पॉलिटिकल पार्टी लेके आएगी, वो उसी को वोट देंगे सारे के सारे। तो इस वजह से ये रूल नहीं है। अगला है लॉस कैसे हो सकता है, किसी को किस तरीके से सिटीजनशिप से हटा सकते हैं कि वो नहीं रहेगा। तो पहला तो यही है कि कोई इंसान है वो खुद अपनी मर्जी से छोड़ दे, तो उसे बोलते हैं रिनंसिएशन। खुद ही ने बोल दिया कि मेरे को नहीं चाहिए। इसकी पूरी रीडिंग नहीं करेंगे, अब ये बस आसान आसान सी चीज़ है ना, इसमें कुछ अंदर है भी नहीं पढ़ने का, सिर्फ समझेंगे क्या है। रिनंसिएशन का मतलब क्या हुआ, खुद ही ने अनाउंस कर दिया। लेकिन ध्यान रखना वो पागल वागल नहीं होना चाहिए अनाउंस करने वाला इंसान, ठीक है, उसकी बात नहीं मानी जाएगी। बच्चा नहीं होना चाहिए छोटा सा। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक अ डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। मतलब जो डिसीजन ले सकता है खुद के, वो लोग अगर हमें डिसीजन लेते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि वो सिटीजनशिप को छोड़ सकता है कोई भी पर्सन, और सिटीजनशिप ऐसे ले भी सकता है। तो छोड़ने के लिए अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, उसको बोल देगा और एक लिखित में देना पड़ेगा कि मैं इंडियन सिटीजन नहीं हूँ, तो वो उसकी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। अब देखिए, when a person renounces his Indian citizenship, every minor child of that person also lose Indian citizenship. However, when such a child attain the age of 18, he may resume Indian citizenship. ये मार्क कर लो। किसी के पापा ने बोला कि मैं आज से इंडियन सिटीजन नहीं, तो उसके बेटे भी क्या होंगे, इंडियन सिटीजन नहीं होंगे। लेकिन वो बाद में 18 साल का होने के बाद वो खुद डिसाइड कर सकता है कि वो बच्चा कौन सी कंट्री का सिटीजनशिप लेना चाहता है, तो उसके केस में उसको दोबारा से सिटीजनशिप मिल सकती है, ठीक है ना। कहीं के भी, इंडिया है कहीं की भी, जहाँ की भी लेना चाहे, इंडिया की लेना चाहता है इंडिया की मिल जाएगी, दूसरी जगह की लेना चाहेगा तो वो जहाँ के लिए एलिजिबल होगा वहाँ की मिल जाएगी। अगला है टर्मिनेशन। तो व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरली कॉन्शियसली नोइंगली विदाउट ड्यूस अनड्यूस इन्फ्लुएंस कंपल्शन, यानी किसी भी तरीके से वो क्या करता है, किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, ठीक है, तो अपने आप ही इंडिया वाली क्या होगी, टर्मिनेट हो जाएगी। अब इसमें इतने टर्म्स क्यों दिखाए गए, कॉन्शियसली, नोइंगली, विदाउट ड्यूस अनड्यूस इन्फ्लुएंस कंपल्शंस, मतलब किसी दबाव में आके नहीं करना चाहिए उसको। अगर वो अपनी मर्जी से कर रहा है ना ये काम, कि वो दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले रहा है, तो डेफिनेटली उसकी इंडिया वाली चली जाएगी। अगर ये काम उसने जानबूझ के किया है, उस केस में क्या माना जाएगा कि उसने जानबूझ के दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली और वो इंडिया की छोड़ना चाह रहा है। दबाव है इसके पीछे, तो फिर उसकी जांच वगैरह होगी, फिर वो अलग अलग इश्यूज होते हैं कि भाई क्यों छोड़ा, इन्फ्लुएंस में तो नहीं था, किसने प्रवोक किया, है ना, वो सब कुछ चेक किया जाएगा, तो वो अलग चीज़ है। अगला देखो, थर्ड पॉइंट कैसे जा सकती है, बाय डेप्रिवेशन। तो ये कैसे होता है, इट इज अ कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब किसी इंसान के बारे में ना गवर्नमेंट को लगा कि नहीं भैया ये तो खराब आदमी है, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उसको डिप्राइव कर दिया कि तुमको तो मिलेगी नहीं सिटीजनशिप, ठीक है ना, तो उसे बोलते हैं डेप्रिवेशन। जब गवर्नमेंट कुछ स्टेप लेती है सिटीजनशिप ना देने के लिए, फिर वापस लेने के लिए। कैसे कैसे मिल सकती है, पहला, द सिटीजन हैज ऑब्टेन्ड द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, मतलब किसी इंसान ने बेईमानी चीटिंग के थ्रू क्या कर लिया, सिटीजनशिप ली थी इंडिया की, पता चल गया गवर्नमेंट को, तो गई उसकी सिटीजनशिप। द सिटीजन हैज शो डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस इंसान ने मान लो डिसलॉयल्टी दिखा दी, मतलब वो इंडिया की वैल्यू नहीं करता, संविधान की वैल्यू नहीं करता, ठीक है, यहाँ के इंस्टीट्यूशन की वैल्यू नहीं करता, तो ऐसे इंसान की भी सिटीजनशिप जा सकती है। The citizen has unlawfully traded or communicated with the enemy during a war, और जब हमारी किसी कंट्री के साथ फाइट चल रही है, वॉर चल रही है, उस केस में अगर कोई सिटीजन हमारी जो कंट्री से वॉर चल रही है उसकी हेल्प करता है, तो उस केस में भी क्या होगा, उसकी सिटीजनशिप जा सकती है, और मालूम चल गया तो देशद्रोही हो जाएगा एक तरीके से वो, है ना। अगला है डी, तो ये अनलॉफुल एक्टिविटी ध्यान रखना। अगला है द सिटीजन हैज विद इन 5 years after registration or naturalization been imprisoned in any country for 2 years। जैसे हम लोगों ने किसी को रजिस्ट्रेशन के थ्रू या फिर नेचुरल तरीके से सिटीजन बनाया इंडिया का, और उसके 5 साल के अंदर ही उसको कहीं दूसरी कंट्री के अंदर या फिर किसी भी कंट्री के अंदर 2 साल की सज़ा मिल जाए इंडिया के अलावा, तो उसकी भी सिटीजनशिप जा सकती है। नेक्स्ट है द सिटीजन हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली, अगर वो कोई इंसान लगातार 7 सालों तक दूसरी कंट्री में रहता है, इंडिया आता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो उस केस में भी उसकी सिटीजनशिप खत्म हो सकती है। और वैसे भी अगर कोई 7 साल रह ही लेगा तो फिर वो इंडिया आएगा भी क्या, है ना, आएगा भी नहीं। ये आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, सिंगल सिटीजनशिप। हमारे कंट्री में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है।
यानी सिर्फ और सिर्फ कंट्री की सिटीजनशिप मिलती है, ना कि स्टेट की। दो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड एनविसेजेस अ ड्यूल पॉलिटी मतलब दो तरह की गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इट प्रोवाइड फॉर ओनली सिंगल सिटीजनशिप। तो ये ध्यान रखना है कि सब कुछ होते हुए भी इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। दैट इज द इंडियन सिटीजनशिप। कौन सी है? इंडिया की सिटीजनशिप मानी जाती है। द सिटीजन इन इंडिया ओज एलिजेंस ओनली द यूनियन, यानी जो इंडियन सिटीजन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के यूनियन यानी देश के लिए उत्तरदायी हैं। वो अपनी रेस्पेक्ट किसको देते हैं? कंट्री को देते हैं, यूनियन को देते हैं। देयर इज नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप। यहाँ पे स्टेट की सिटीजनशिप नहीं है। द अदर फेडरल स्टेट लाइक यूएसए, स्विट्जरलैंड ऑन द अदर हैंड अडॉप्टेड अ सिस्टम ऑफ डबल सिटीजनशिप। कुछ ऐसी स्टेट हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो डबल सिटीजनशिप को अडॉप्ट करते हैं। In USA, each person is not only citizen of USA but also of the particular state of which he belong। तो यूएसए में क्या होता है, सिर्फ कोई भी इंसान कंट्री का सिटीजनशिप नहीं माना जाता है, सिटीजन नहीं माना जाता है, वो उस स्टेट का भी सिटीजन माना जाएगा। Thus he owes allegiance to both and enjoy dual set of rights, one set conferred by the national government and another set by the state government। यानी कहने का मतलब ये है वो दोनों के लिए उत्तरदायी है, दोनों के लिए अपनी रेस्पेक्ट दिखाएगा, उसके लिए आभारी होगा वो। और इसके अलावा साथ ही साथ उसको डबल बेनिफिट भी मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट वाले भी फायदे सिटीजनशिप के और कंट्री वाले भी। दिस सिस्टम क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन एज दैट इज अ स्टेट में डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ इट्स सिटीजन in a matter like right to vote, right to hold public offices, right to practice profession and so on। ठीक है, मतलब इसमें होता है ये दिक्कत क्या है कि भाई किसी को हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, किसी तरह की गवर्नमेंट है ना, डिस्क्रिमिनेट भेदभाव कर सकती है लोगों के साथ। मतलब कोई स्टेट है यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं, कहीं स्टेट है कहीं पे कम बेनिफिट मिल रहे हैं, तो ये ऐसा हो सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे। और इसी डिस्क्रिमिनेशन को मिटाने के लिए इंडिया में क्या रखी गई थी? सिंगल सिटीजनशिप। जैसे आप सोच के देखो, कोई बिहार में रहता है और कोई महाराष्ट्र में रहता है, तो मालूम पड़ा महाराष्ट्र में मनी ज़्यादा है, वहाँ के लोगों को बेनिफिट ज़्यादा मिल रहे थे, बिहार के लोगों को कम मिलते, तो क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन हो जाता। तो इसके लिए इंडिया में क्या रखा गया था? कॉमन, कि भाई सभी को बराबर बराबर बेनिफिट मिलेंगे और इसीलिए अलग अलग सिटीजनशिप नहीं होगी। क्योंकि अगर मान लो ऐसा हो जाता ना, तो हर कोई स्टेट अपने अपने लोगों को भलाई करने के लिए अलग अलग काम कर सकती थी, लेकिन ये चीज़ नहीं रखी गई। आगे देखिए, इन इंडिया ऑल सिटीजन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट इन विच दे आर बोर्न और एंजॉय मतलब रीसाइड्स एंजॉय द सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। चाहे वो कहीं पर भी रहता हो, ठीक है, किसी भी स्टेट में बॉर्न हुआ हो, सभी को इक्वल राइट मिलेंगे, पॉलिटिकल राइट्स। तो राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑल ओवर द कंट्री एंड नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड बिटवीन दैम, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। हाउएवर दिस जनरल रूल ऑफ अब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस। यहाँ पर भी कुछ अपवाद हैं, ठीक है। क्या क्या अपवाद हैं, यानी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। पहला, द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 16 कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी as a condition for certain employment or appointment in the state or union territory or local authority, other authority within the state or union territories। कहने का मतलब ये है, आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग कोई भी स्टेट किसी स्टेट की जॉब्स के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों को बोल सकती है कि वही लोग फॉर्म भरेंगे, उन्हीं लोगों की जॉब लगेगी, बाकी लोगों की जॉब नहीं लगेगी। यानी गवर्नमेंट जॉब्स में, अपॉइंटमेंट्स में, एम्प्लॉयमेंट के लिए वो स्टेट ये कर सकती हैं कि पर्टिकुलर स्टेट के लोगों को ही वहाँ पे जॉब दी जाएगी। और ऐसा किया भी गया, अभी हरियाणा में हुआ है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पहले होता था कि जम्मू कश्मीर के लोग ही जॉब में लगेंगे स्टेट गवर्नमेंट वाली जॉब्स के अंदर, तो ये किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, नीचे एग्जाम्पल भी देखो, ठीक है। एंड देयर बाई अथोराइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रिस्क्राइब रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन ओनली फॉर अपॉइंटमेंट टू नॉन गेटेड पोस्ट इन इंडिया। कहाँ पे लगेगा? आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। ये कुछ जगह हैं जहाँ पर ये प्रोविजन किए गए हैं कि नॉन गेटेड पोस्टेड होंगी, जो वहाँ के लोगों के लिए क्या होंगे कि वहाँ के लोगों को ये जॉब मिलेगी। एज दिस एक्ट एक्सपायर्ड इन 1974 देयर इज नो सच प्रोविजन ऑफ एनी स्टेट एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। अभी बताना चाह रहा है कि ये बाकी कई जगहों पे तो खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ऐसा है कि वहाँ के लोगों को ही स्टेट गवर्नमेंट की जॉबों में मौका दिया जाता है, मतलब वही लोगों को जॉब मिलेगी। ये तो हो गया आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग। 15 के अकॉर्डिंग क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 15 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन,
race, caste, sex, place of birth and not on the ground of residence. ये ध्यान रखना कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन के साथ इन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इनके अलावा डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है लेकिन इन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब रिलीजन के बेसिस पर नहीं होगा, रेस की बेसिस पर नहीं होगा, कास्ट के बेसिस पर नहीं होगा, सेक्स के बेसिस पर नहीं होगा, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे वो बॉन्ड हुआ है प्लस कहाँ वो रहता है, इस बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। This means that the state can provide a special benefit or give preferences to its resident in matter that do not come in within the purview of the right given by the Constitution of Indian citizen. कहने का मतलब क्या है, इन बेसिस के अलावा किसी और बेसिस पे तो वो डिफरेंशिएशन कर ही सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए स्टेट में ऑफर कंसेशन इन फीस फॉर एजुकेशन टू इट्स रेजिडेंट्स। तो किसी किसी को क्या कर सकते हैं, एजुकेशन में छूट, एजुकेशन की फीस में छूट, ठीक है, ये सब कुछ कर सकती है गवर्नमेंट, क्योंकि वो किस पे बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेजिडेंस, तो इन सभी पे है ना। उसके अलावा कर सकती है ना, डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है थोड़ा थोड़ा, बट ओवरऑल बड़ा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। अगला है द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेजिडेंस। घूमने फिरने की राइट है ना, हर किसी को घूमने फिरने का राइट है, कहीं भी जाओ घूमो फिरो मजे से। अंडर आर्टिकल 19 इज सब्जेक्टेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब। लेकिन ऐसा है कि हम किसी शेड्यूल्ड ट्राइब वाले एरिया में जाके ऐसे नहीं बोलेंगे आज से हम यहाँ पे ज़मीन खरीद लेते हैं, नहीं। तो अभी भी ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट की जगह जो होती है ना, जहाँ पर वो रहते हैं, उनका जो नेचुरल हैबिटाट है, उसको हम लोग खरीद नहीं सकते हैं। इन अदर वर्ड्स द राइट ऑफ आउटसाइडर्स टू एंटर, रिसाइड और सेटल इन ट्राइबल एरियाज इज रिस्ट्रिक्टेड। तो इसमें लिख दिया है कि जो ट्राइबल एरियाज है ना, वहाँ पे आउटसाइडर लोगों को परमिशन नहीं होगी। मतलब जो ट्राइबल नहीं है वो लोग वहाँ पे आके प्रॉपर्टी वगैरह नहीं खरीद सकते हैं। ये इसलिए किया गया था कि जैसे बड़े बड़े होटल मालिक होते थे ना, वो गांव में गए किसी जगह पे और वहाँ पे पूरी ज़मीन खरीद ली उन लोगों की और वहाँ पे वो रिसोर्ट वगैरह बना दिया, तो ट्राइबल लोगों को दिक्कत हुआ करती थी, उनका कल्चर वगैरह है, लैंग्वेज है, सिस्टम है, वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा था। दैट्स वाई ये रूल बनाया गया है। ऑफ कोर्स दिस इज डन टू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर लैंग्वेज। तो ये आगे बता ही रहा है कि क्यों किया गया होगा, कल्चर को बचाने के लिए, लैंग्वेज को बचाने के लिए, कस्टम, मैनर, शेड्यूल्ड ट्राइब के जो भी होते हैं उन सभी को सेफ्टी देने के लिए वाला काम किया गया है। अगला है 2019 द लेजिस्लेचर ऑफ द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एम्पावर्ड टू। देखो 2019 से पहले तो ये था कि जम्मू एंड कश्मीर में अलग ही मामला चल रहा था, लेकिन अभी क्या हो गया है, सब कुछ चीज़ें ओपन हो गई हैं। तो बताना चाह रहा है एम्पावर्ड टू डिफाइन द पर्सन हु आर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट एंड कन्फर एनी स्पेशल राइट एंड प्रिविलेज ऑन सच परमानेंट रेजिडेंस एज रेस्पेक्टेड। मतलब क्या क्या उनको बेनिफिट थे जो वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के लोग थे। पहला, एम्प्लॉयमेंट अंडर स्टेट गवर्नमेंट, वहीं के लोग लगेंगे, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ इमोबिलिटी प्रॉपर्टी इन द स्टेट, कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट अक्वायर नहीं कर सकती थी इनकी प्रॉपर्टी। सेटलमेंट इन द स्टेट, ठीक है। राइट टू स्कॉलरशिप, ये सब कुछ वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को दे रही थी, बट अभी थोड़ा सा वहाँ पे लीनियंट हुआ है मामला, यानी सभी के लिए ओपन हुआ है। The above provision was based on the Article 35A of the Constitution of India. This article was inserted in the Constitution by the Constitution application to Jammu and Kashmir. ठीक है, मतलब ये क्या है कि जब जम्मू एंड कश्मीर के साथ मीटिंग हुई ना, तो उसके बाद ये राइट दिए गए थे जम्मू कश्मीर के लोगों को। ये ऑर्डर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1954। दिस ऑर्डर वाज इशूड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 370 of the constitution, which had provided a special status to erstwhile state of Jammu and Kashmir. In 2019, the special status was abolished by a new presidential order known as the Constitution Order 2019. This order suspended the earlier 1954 order. कहने का मतलब यह है कि 1954 में जो ऑर्डर दिया गया था, उस जो स्पेशल राइट्स या पावर मिली हुई थी जम्मू एंड कश्मीर को, उस चीज़ को रिपील कर दिया गया या फिर उसके वो एक तरीके से ख़त्म करके नया ऑर्डर पास किया गया है 2019 में। और जो पहले राइट मिले हुए थे यहाँ के लोगों को, अब वो राइट नहीं रहेंगे उनके पास, है ना, स्पेशल प्रिविलेजेस जो थे वो नहीं रहेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइक दैट ऑफ कनाडा, ये मार्क कर लो, लिख लो इसको कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ की तरह है, कनाडा की तरह है। हैज इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, कनाडा में भी सिंगल सिटीजनशिप है, हमारे यहाँ पे भी। एंड प्रोवाइड यूनिफॉर्म राइट, सभी को यूनिफॉर्म राइट मिलते हैं। फॉर द पीपल ऑफ इंडिया टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी, क्योंकि हम किसको प्रमोट करते हैं, भाईचारे को और यूनिटी को, एकता को, ठीक है ना, ये बना रहे हमारे बीच में। और इससे बिल्ड एन इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन। डिस्पाइट दिस, इंडिया हैज बीन विटनेसिंग द कम्युनल राइट्स, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कास्ट वार, लिंग्विस्टिक क्लैशेस, एथनिक डिस्प्यूट। अगर ऐसा नहीं होता ना तो ये सब कुछ हो जाता, लोगों में मार काट मच जाती, गरीब अमीर के बीच में, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के बीच में, अलग अलग कास्ट के लोगों के बीच में, ठीक है, अलग अलग भाषा के लोगों के बीच में, ये सब कुछ फाइट हो जाता। Thus the cherished goal of the founding
fathers and the constitution makers to build an united and integrated India nation has not been fully realized। ठीक है, तो इसीलिए उनको मालूम था कि ऐसा कोई दिक्कत होंगी और ये दिक्कत होगी तो कंट्री कभी यूनाइट रह नहीं पाएगा। इस चक्कर में ही जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे ना, उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोविजन किए थे कि फाइट वगैरह ना हो। तो अभी तो हमने पढ़ लिया जो लोग इंडिया में रहना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो लोग सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या फिर कोई हटना चाहता है, तो वो सब कुछ कैसे होता है। अब अगली बात करते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या सोचा यार कि कुछ लोग हैं जो इंडिया से दूसरी कंट्री में चले गए हैं लेकिन वो चाहते हैं कि अभी भी इंडियन सिटीजन ही रहें, तो उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम चलाया गया जिसे बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। उनके लिए PIO कार्ड अलग से देते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब टाइटल देते हैं उनको, इसीलिए कुछ अलग से काम स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने। वो क्या है वो देखेंगे हम लोग। In September 2000, the Government of India, Ministry of External Affairs, had set up a high-level committee on the Indian diaspora. Diaspora क्या कौन होता है? Diaspora वो लोग होते हैं जो इंडिया के थे लेकिन काम करने के लिए बाहर चले गए दूसरी कंट्री में, उन्हें डायस्पोरा बोलते हैं। द चेयरमैनशिप ऑफ LM सिंघवी की लीडरशिप या चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई। क्या करेगी कमेटी? The mandate of the committee was to make a comprehensive study of the global Indian diaspora and to recommend measures for a constructive relationship with them। इसका मतलब ये था कि ये कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि पहला तो ये पता लगाना कि कहाँ कहाँ पे इंडियन लोग हैं जो काम कर रहे हैं, है ना, बिजनेसमैन है, फैक्ट्री वगैरह चला रहे हैं, जो भी है, तो उन्हें इंडियन डायस्पोरा बोला जाता था। और दूसरी बात, उन लोगों के साथ एक बॉन्डिंग बनाना कि वो इंडिया कभी कभी घूमने आए, कुछ फंडिंग वंडिंग दें, ये सब कुछ काम करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, ठीक है ना। द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन जनवरी 2002। इट रिकमेंडेड द अमेंडमेंट ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसने रिकमेंडेशन दी कि भाई जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें थोड़ा चेंज करो। क्या करना है? टू प्रोवाइड फॉर ग्रांट ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप ऑफ द टू द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बिलोंगिंग टू सर्टेन स्पेसिफिक कंट्रीज। इन्होंने बोला कि कुछ लोगों के लिए क्या कर दो, ड्यूल सिटीजनशिप को ओपन कर दो, क्योंकि तो ये रिच लोग हैं, ये पैसे वाले लोग हैं, ये खुद तो अपनी मर्जी से आएंगे नहीं, तो अब इनको अगर अपन को मनाना है तो इनके लिए कुछ ना कुछ रूल तो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये पर्सन क्या होनी चाहिए? इंडियन ओरिजिन के होनी चाहिए, यानी इनके पापा मम्मी दादा दादी कभी इंडिया में रहे हो। इंडियन ओरिजिन का मतलब यही होता है, पापा मम्मी दादा दादी, उनके परदादा परदादी भी हो सकते हैं, ठीक है ना, नानी भी। इसके लिए क्या किया गया? अकॉर्डिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 मेड प्रोविजन फॉर एक्विजिशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसे बोलते हैं OCI, बाय द PIO ऑफ 16 स्पेसिफाइड कंट्रीज अदर देन पाकिस्तान बांग्लादेश। तो जैसे कि मैंने बोला था यार, देखो पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले केस में तो इंडियन ओरिजिन लगाना नहीं है हमको, क्योंकि अगर यहाँ इंडियन ओरिजिन लगा दिया ना तो सब लोग ही इंडिया के हो जाएंगे, पूरा का पूरा पाकिस्तान इंडिया हो जाएगा। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा 16 कंट्रियों की एक लिस्ट बनाई गई और वहाँ पे ये बोला गया, इट ऑल्सो ओमिटेड ऑल प्रोविजंस रिकॉग्नाइजिंग और रिलेटिंग टू द कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्ट। मतलब ऐसा बोला गया कि जिस तरीके से हमारी कंट्री की सिटीजनशिप होते हुए भी हमने कॉमनवेल्थ को एक तरीके से हम लोग साथ में लेके चलते हैं, हम उसके मेंबर हैं, ठीक है, उसी तरीके से सोचा गया कि इनके लिए अलग से एक तरीका निकालेंगे कि ये इंडिया के साथ कनेक्टिविटी फील कर पाए अपने। कौन लोग? जो रिच लोग हैं, बिजनेसमैन है, जैसे लक्ष्मी निवास मित्तल है, नाम सुना है आप लोगों ने? लक्ष्मी निवास मित्तल, हमको नाम से लगता है इंडिया नहीं होगा, लेकिन बेचारा वो शुरू से ही कहाँ रह रहा है? दूसरी कंट्री में रहता है, लंदन में रहता है, लेकिन उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, भाई तुम कभी आओ यहाँ पे अपने घर में घर बनाओ, हम लोग कुछ पार्टी वार्टी करा करेंगे। तो उनको बुलाया जाता है ना, मीटिंग करते हैं उनकी, एक साल में 1-2 बार फंक्शन कर लेते हैं या फिर 2 साल में 1 बार फंक्शन कर लेते हैं कि आओ मिलकर कुछ काम करते हैं ना। तो इससे क्या वो अपनी कनेक्टिविटी फील करते हैं इंडिया के साथ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, ये तो एक एग्जांपल दे रहा था मैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के कभी कभी आना चाहते हैं, तो उनको सबको सेटिस्फाई करने के लिए वाला काम किया गया है। तो इसमें क्या किया गया देखो यहाँ पे, लेटर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ ग्रांट ऑफ OCI और फॉर PIO। PIO का मतलब समझ लो ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। OCI का मतलब क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, of all countries except Pakistan and Bangladesh as long as their home countries of dual citizenship under their local laws। कहने का मतलब ये है, ये उन्हीं कंट्रीज में हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जहाँ की कंट्रियाँ ड्यूल सिटीजनशिप को परमिट करती हैं, मतलब इंडिया की भी ले लो और वहाँ की भी ले लो। It must be noted here that the OCI is not actually a dual citizenship, as the Indian Constitution forbids dual citizenship or dual nationality। अब ये बोलना चाह रहे हैं यार, OCI का कैटेगरी किसी को देना, यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया किसी को बोल देना,
एक तरीके से सिटीजनशिप नहीं है, क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ड्यूल सिटीजनशिप को मना करता है। ठीक है, मना करता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि नहीं नहीं भैया, ये प्रॉपर सिटीजनशिप नहीं है, ये तो हमने अलग से इनको एक अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है, इन लोगों को अलग से एक कैटेगरी बना दी इन लोगों की। Again, the Citizenship Amendment Act 2015 has modified the provision pertaining to the OCI in the Principal Act. It has introduced a new scheme called Overseas Citizen of India Card Holder by merging the PIO card scheme by the OCI card scheme. कहने का मतलब क्या हुआ, पहले इन्होंने OCI कार्ड चलाया था, फिर PIO कार्ड चलाया था, फिर फाइनली जाके इन्होंने क्या कर दिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड बना दिया उन लोगों का, और बोला कि जिनके पास कार्ड होगा ना वो एक तरीके से इंडिया के ही माने जाएंगे, इंडियन सिटीजन ही होंगे, लेकिन इसमें ये फैसिलिटी होगी कि वो दूसरी कंट्री का भी सिटीजनशिप ले सकते हैं और ये कार्ड भी रख लो। यानी एक तरीके से हमने एक तरीका निकाल लिया जिसमें हम किसी इंसान को डबल सिटीजनशिप देते हैं, क्योंकि जब भी वो अच्छा काम करेगा तो हम भी छाप देंगे यहाँ पे, इंडिया वाले लोग भी है ना, कि हाँ भैया हमारा इंसान था, अच्छा काम किया है ना, और खराब काम किया तो हम सोचेंगे नहीं कि क्या किया क्या नहीं किया, बट अच्छा काम किया तो हम वाहवाही ले सकते हैं उसकी। तो ऐसा कुछ किया गया। क्या है इसमें देखो, PIO स्कीम के अंदर, द PIO कार्ड स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस ऑन अगस्त 19, 2002 एंड देयर आफ्टर द OCI कार्ड स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस विद इमीडिएट इफेक्ट, ठीक है, December 2, 2005. Both the scheme were running in parallel even though the OCI card scheme had become more popular. लेकिन OCI कार्ड ज़्यादा पॉपुलर हो गया. This was causing unnecessary confusion in the mind of applicants, keeping in view some problems being faced by the applicants, and to provide enhanced facility to them, the Government of India decided to formulate one single scheme after merging the PIO और OCI scheme containing positive attributes of both. कहने का मतलब क्या हुआ कि जब लोग भरने आते थे ना फॉर्म, तो उनको समझ में नहीं आता कि यार OCI के लिए अप्लाई करें या PIO के लिए अप्लाई करें। अब गवर्नमेंट को लग रहा था यार बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। अब क्या होता है ना, पैसे वाला इंसान क्या ना कन्फ्यूज नहीं होना चाहता, सीधी सीधी बताओ करना क्या है ना। तो गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि यार ये क्या कर रखा है OCI और PIO, तो उन्होंने क्या कर दिया, भाई तुम सिंगल फॉर्म भरो और जो भरना है भर दो, हम डिसाइड कर लेंगे कि तुम क्या हो, कुछ भी हो, दोनों के लिए एक कॉमन कार्ड कर दिया कि भाई कार्ड ले लो, जिससे हम लोग बता तो पाएंगे कि हाँ इंडिया का ही है। तो ऐसा कुछ चेंजेस में किए गए। आफ्टर 2015 was enacted, the PIO scheme was rescinded with immediate effect. WEF का मीनिंग क्या होता है? WEF, हाँ जी, अरे मीनिंग पूछ लिया करो भाई, किसी चीज़ का नहीं आए ना, कहीं पर कुछ लिखा हो और समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लिया करो। हाँ सर, बोल दीजिए सर। वो तो मैं अभी बोल ही दूंगा, लेकिन हाँ कुछ सर। बताओ आप। सर भूल गया। विद इफेक्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है, विद इफेक्ट मतलब अभी से, ठीक है, अभी से, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम मतलब अभी से स्टार्ट किया गया ये, मतलब अभी से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है तो उसके लिए बोलते हैं। ऐसे मीनिंग वगैरह देख लेना है इसकी ना, कुछ अगर अभी पूछ भी नहीं पा रहे हो ना, मीनिंग वगैरह देख लेना, मीनिंग आपको आनी चाहिए। तो 2015 9 जनवरी से स्टार्ट कर दिया गया ये, और इसमें क्या हुआ, इट वाज आल्सो नोटिफाइड दैट ऑल एग्जिस्टिंग PIO कार्ड होल्डर्स शैल बी डीम्ड टू बी OCI कार्ड होल्डर्स विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 9, 2015। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 9 जनवरी 2015 से जितने भी PIO कार्ड वाले थे सब OCI कार्ड होल्डर माने जाएंगे। तो PIO और OCI इसमें डिफरेंस पूछेगा आपसे कभी कभी, तो जो भी कुछ लिखा हुआ है हो सकता है टेबल दी गई हो, नहीं भी दी गई हो, तो OCI और PIO में डिफरेंस याद करना है आप लोगों को। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 रिप्लेस द नॉमेनक्लेचर ऑफ, नॉमेनक्लेचर का समझते हो मीनिंग क्या होता है? नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग क्लासिफिकेशन हाँ, सिस्टम। नाम देने का तरीका, ठीक है, Naming. नाम देने का तरीका। हाँ, केमिस्ट्री में पढ़ते हो आप लोग नॉमेनक्लेचर, उसी को बोलते हैं, नाम कह दिया जाएगा ना। ओवरसीज रीजन ऑफ इंडिया विद दैट ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर एंड मेड द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द प्रिंसिपल एक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि सब कुछ खत्म कर दिया OCI PIO और सभी को एक कॉमन नाम दिया, क्या बोला गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, और इनके लिए कार्ड बनाया गया, और जितने भी कार्ड होल्डर होंगे उनको हम लोग सबको क्या मान लेंगे कि भाई ये ओवरसीज कार्ड होल्डर है और ये इंडियन सिटीजन है। अब रजिस्ट्रेशन करना है इसका, तो रजिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट किया गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कैसे किया जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन दिस बिहाफ
रजिस्टर एज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर एनी पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी। तो पहली बात तो यही है कि जो फॉर्म भरेगा ना वो फुल एज का होना चाहिए और कैपेसिटी वगैरह मतलब पागल वागल नहीं होना चाहिए। हु इज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट हैज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, टाइम ऑफ और एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंटमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कहने का मतलब ये है कि वो पहले बाहर रहा हो कभी, एक सेकंड में कुछ सेट कर रहा था गड़बड़ गया। कुल मिला के वो इंडिया में कभी ना कभी रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद या कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, तो वो इंडिया का सिटीजन बन सकता है। हु इज सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री बट वाज एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द कमेंटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन कहीं और का है, इंडिया में रहा हो कभी और प्लस मेंबर बनने की इच्छा रखता हो, वो ले सकता है। Who is a citizen of another country but belong to a territory become a part of India after the 15। तो ये वो सारे सारे तरीके हैं जो हमने पहले पढ़े हैं, ठीक है, कि भाई खुद चाह रहा है, वो एरिया मर्ज कर लिया गया है, या फिर जिसके ग्रांड पेरेंट वगैरह कभी इंडिया के सिटीजन रहे हो, या फिर जिसे ग्रांड चाइल्ड अभी बनना चाहते हो, उन सभी को ये वाला मिल जाएगा। अगला है अ पर्सन हु इज अ माइनर चाइल्ड ऑफ ए पर्सन मेंशन्ड इन अ क्लॉज, कि मान लो कोई बच्चा है जो नाबालिग है, ठीक है, तो माइनर चाइल्ड के लिए क्या है कि पेरेंट ने ले ली तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, बच्चा भी क्या हो जाएगा, इंडियन सिटीजन माना जाएगा। तो अ पर्सन हु इज अ माइनर चाइल्ड एंड हुज बोथ पेरेंट आर सिटीजन ऑफ इंडिया और वन ऑफ द पेरेंट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, दोनों पापा मम्मी इंडियन हो या फिर कोई एक हो, तब भी वो इंडियन सिटीजन बन सकता है। स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन, मतलब इंडिया का कोई सिटीजन है, उसकी वाइफ या फिर हस्बैंड कोई दूसरी कंट्री है, तो वो भी इंडिया का सिटीजन बन सकता है। फॉरेन ओरिजिन ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया और स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया card holder and whose marriage has been registered and subsisted by for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the application। कहने का मतलब क्या है, एप्लीकेशन देने के 2 साल पहले तक वो रह रहे हो, 2 साल से कम ना हो, कम से कम 2 साल के आसपास का टाइम तो हो, तो वो लोग इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। अब इसमें बस एक लाइन ध्यान रख लेना कि पाकिस्तान वालों के लिए वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो पर्सन हु और इधर और हुज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स मतलब ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो, ग्रैंड पेरेंट कोई भी हो, इज और हैड बीन अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, बांग्लादेश और अदर सच कंट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, मतलब जो भी कंट्रीज, अभी तो 2 नाम दिए हुए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश का, इसके अलावा जितने भी नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी शैल बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है। तो इनमें से कोई भी इंसान है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है, नो लगाया हुआ है पहले ही, नो पर्सन, कोई भी इंसान ऐसा है तो वो नहीं माना जाएगा इसका। द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई द डेट फ्रॉम विच द एग्जिस्टिंग पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन कार्ड होल्डर शैल बी डीम्ड टू बी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। तो बताना चाह रहा है कि डेट भी कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कब से कौन इंसान क्या माना जाएगा, ठीक है, इंडिया या फिर बाहर का। बस इतना ही पढ़ लो, नहीं तो दिमाग घूम जाएगा। अगले टॉपिक पर आओ, इतने पॉइंट पढ़ लोगे ना काफ़ी है। अगले पॉइंट पे आओ, कन्फर्मेंट ऑफ राइट्स एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, कि मतलब क्या क्या राइट होंगे उनके पास। तो देखिए, एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर शैल बी एंटाइटल्ड टू सच राइट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बोलेगी ना कि ये राइट होंगे वो होंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो चेंज भी हो सकते हैं टाइम के साथ, ठीक है। सारे राइट क्या है, यूनिवर्सल नहीं है और ऐसे भी नहीं कि फिक्स हो, चेंज हो सकते हैं, जो भी पार्लियामेंट बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी, उस हिसाब से चेंज जाएगा। एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग राइट्स। कौन कौन से राइट्स नहीं होंगे, विच आर कन्फर्ड टू ऑफ ए सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडियन सिटीजन के पास तो होंगे बट इनके पास नहीं होंगे। तो क्या क्या नहीं होंगे, देखो, ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द राइट ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते, इनके लिए अलग से रूल होगा, अप्लाई करेंगे तो अलग से रूल होगा, है ना, 5% 10% के लिए कोटा अलग से होगा, उसी में ये जा पाएंगे, बाकी सभी लोग एज ए इंडियन नहीं माना जाएगा इनको। ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन ऑफ इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, जज नहीं बन पाएगा, जज हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का वोटर नहीं माना जाएगा, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं बन सकता, विधानसभा का नहीं बनेगा, ये सब कुछ। यानी अल्टीमेटली ये मान लो कोई भी ऐसी पोजीशन जो गवर्नमेंट की पावर से जुड़ी हुई है या फिर देश की एकता और अखंडता से जुड़ी हुई है ना, वो कोई भी काम नहीं कर सकते ये लोग,
तो वो सारे सारे पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। सिंपल सा ध्यान रखो, वोटिंग करना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, गवर्नमेंट जज वगैरह, ये सब कुछ नहीं बन पाएगा वो इंसान। ठीक है, वो आए खाए पिए घूमे रहे आराम से कंपनी चलाए, बट ये सब कुछ काम नहीं कर सकता वो। बात समझ में आ गई? हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। अब इसके अलावा अगर कोई इंसान चाहता है कि भैया मेरे को नहीं बनना, मतलब पहले उसने कार्ड बनवा लिया, फिर बाद में वो चाहता है कि नहीं मेरे को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं रहना है, तो सिंपल सी बात है, वो गिव कर दे अनाउंस, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देगी, भैया नहीं आज से मैं छोड़ता हूँ, तो बस सिंपल सी बात है, वो छोड़ देगा, हो जाएगा। इसके अलावा कोई पर्सन है, मान लो कि वाइफ है, हस्बैंड है, माइनर चाइल्ड है, वो चाहता है कि हमें नहीं बनना, तो वो भी आराम से अपना गिव अप यानी ओवर थ्रो कर सकता है, हटा सकता है, लीव कर सकता है कि भैया हमें नहीं चाहिए वाला कार्ड, और हम आज से ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड विड्रॉ करते हैं, नहीं विड्रॉ नहीं, एक तरीके से जीरो करता है, वो नहीं चाहिए उसको। ऐसे नीचे दिया हुआ है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। कैंसिल कैसे हो सकती है? देखो, कैंसिल में और खुद अपनी मर्जी से देने में क्या अंतर होता है? रिनाउंस करना यानी खुद छोड़ देना, कैंसिल मतलब गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट कब कर सकती है? कुछ फ्रॉड वॉड कर दिया हो, कम्युनिकेशन कर दिया हो, अनलॉफुल एक्टिविटी कर दी गई हो, ठीक है, तो कुछ भी फॉल्स एक्टिविटी जो इंडिया के लिए हार्मफुल हो सकती है, ठीक है, या फिर दूसरी कंट्री में आके इंडिया का नाम खराब कर रहा हो, तो उन सभी केसेस में उसको ये उसकी जो ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड होगा ना, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहले तो लिखा हुआ है फ्रॉड है, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, कंसीलमेंट कहीं पे किया हुआ है किसी मटेरियल का, या फिर डिसअफेक्शन ऑफ टुवर्ड द लॉ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मान लो कि वो खड़ा होकर बीच रोड पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ रहा है, बोला खराब है ये बुक, तो वो गया काम से, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटी है, या फिर कैसी है, कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जो इंडिया के अगेंस्ट किसी दूसरी कंट्री के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो इन सब केसेस में उसको कैंसिल कर सकते हैं उसकी ओवरसीज सिटीजनशिप एक्ट को, मतलब वो जो उसको मिली हुई है लिबर्टी। या फिर द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैज विद इन 5 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट अ टर्म ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर। अगर मान लो किसी को दिया हमने 2 साल से ज़्यादा की किसी को पनिशमेंट मिल गई, नहीं वो खराब आदमी है, इसका करेक्टर खराब है, 2 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट मिल गई तो उसको भी हम लोग हटा सकते हैं। या फिर ऐसा मान लो कि वो किसी ऐसी कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है जिसके इंटरेस्ट इंडिया के साथ फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, या फिर इंडिया की सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर इंडिया की सिक्योरिटी वगैरह की सेफ्टी बना के रखता है तो सही है, नहीं बना के रखता है तो गया काम से। तो अगला चीज है कि द मैरिज ऑफ एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैज बीन डिसॉल्व बाय अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ और अदरवाइज। मतलब अगर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, मतलब कोर्ट की अवमानना करता है, तब भी उसकी सिटीजनशिप जाएगी, ठीक है। And has not been dissolved, but during the subsistence of such marriage he has solemnized marriage with any other person। कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है कभी कभी उसने एक मैरिज करी, छोड़ दिया, फिर दोबारा मैरिज करी, फिर अब वो रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उस केस में भी हो सकता है कि उसकी सिटीजनशिप हटा दी जाए। तो अल्टीमेटली क्या है, करेक्टर देखेंगे और बिहेवियर देखेंगे, नेचर उसका कैसा है, और कंट्री की इंटीग्रिटी के लिए काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। इंटीग्रिटी के लिए काम नहीं करेगा तो गया है ना, तो उसको हटाओ, क्योंकि वो इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कंपैरिजन पढ़ना है आपको, कंपैरिजन एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कार्ड होल्डर्स की। एनआरआई कौन होते हैं, पीआईओ कौन होते हैं, ओसीआई कौन होते हैं, तीनों का टेबल बना के दिखाया हुआ है। हु पहला की कौन होता है, तो फिर देखो ये लड्डू है पूरा का पूरा, हमने जो पढ़ा है ना उसी को अब इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है टेबल बना के, तो ये लड्डू आपको खुद पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें ये काफ़ी लंबी लिस्ट बनाई हुई है, हालांकि लिस्ट लंबी नहीं है, बस ये जो हमारा जो लिखा हुआ है ना लास्ट वाला, देखो यहाँ पे ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसके लिए थोड़े कुछ प्रोविजन ज़्यादा लिखे हुए हैं, तो वो आराम से पढ़ने हैं। अल्टीमेटली शॉर्ट में बताऊँ आपको, 4-5 रेफरेंस याद कर लो आप, ओवरसीज, एनआरआई और पीआईओ वाले कार्ड लोगों के बीच में, ठीक है ना, 4 भी कर लोगे बहुत है। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल नंबर दिया हुआ है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था 1 to 4 क्या था, इंडिया का साइज, नेम और उसके लिए था, स्टेट्स के लिए है, और 5 से 11 किस में आते हैं, सिटीजनशिप के अंदर। तो 5 से 11 आर्टिकल दिए हुए हैं यहाँ पे, रट्टा मारना आराम से कि 5 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, 6 में क्या लिखा हुआ है, 7 में क्या लिखा हुआ है, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, ठीक है ना। क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो इसलिए अपन फोकस नहीं कर रहे हैं इस पर। बाकी किसी की रटने की पावर कैपेसिटी अच्छी हो ना, वो रट लेना, क्योंकि नंबर के हिसाब से हमें याद करना है कि 9 में क्या लिखा हुआ है, तो 9 में ऐसे, फिर 10 में क्या लिखा हुआ है, 10 में पढ़ना होगा। बात समझ में आ रही है?
तो ये रटने वाला काम है, ये कराएंगे आपको, है ना, फुर्सत में कराएंगे। बस इस चैप्टर में इतना ही था। अब जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है फंडामेंटल राइट। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी। पॉलिटी है ना, वो अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो गवर्नेंस है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो फंडामेंटल राइट, देन उसके बाद होंगी फंडामेंटल ड्यूटी, मतलब डीपीएसपी और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों चीजें, और बड़े बड़े चैप्टर भी हैं, काफी बड़े बड़े चैप्टर हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक आएगा पार्लियामेंट, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अब थोड़ा सा बेसिक समझेंगे हम लोग कि फंडामेंटल राइट होते क्या है ना, और यहाँ से अपनी अपनी नींद खोल लेना कि अब हमारी पढ़ाई का टाइम आ चुका है। तो फंडामेंटल राइट, पहली बात तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? पार्ट 3 में लिखे हुए हैं। प्लस देखो 1 to 4 वो हो गया इंडिया का साइज, लोकेशन वगैरह, स्टेट वगैरह। 5 to 11 क्या हो गए? सिटीजनशिप एक्ट हो गए। तो 11 तक तो हो चुका है। अब 12 से 35, 12 से 35 जितने भी आर्टिकल हैं 12 से 35, वो सब कुछ किस में आते हैं? फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। आगे देखिए, इन दिस रिगार्ड द फ्रेमवर्क्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। अब बात ये आती है कि भाई हमने ये फंडामेंटल राइट कहाँ से देखकर सीखा कि फंडामेंटल राइट लिखने चाहिए हम लोगों को? तो हमने सीखा यूएसए से। कुछ लोग ऐसे ही बोलते कि हमने कहाँ से कॉपी करा? यूएसए से कॉपी करा। कॉपी नहीं है, ठीक है, चेंज तो है उसमें, बट हमने कहाँ से सीखा ये कि हमें फंडामेंटल राइट लिखनी चाहिए? तो हमें मालूम पड़ा यूएसए से। आगे देखो तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। मार्क कर लो। पूछते हैं विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? तो पार्ट 3, ठीक है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, जिससे लोगों को कुछ पावर मिलती है। इट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ जस्टिसेबल फंडामेंटल राइट्स। इसमें जितने भी राइट्स लिखे हुए हैं वो सारे के सारे क्या है? जस्टिसेबल हैं। अगर नहीं मिल रहे तो कोर्ट जाओ, मिलेगा वो राइट। In fact, the fundamental rights in our constitution are more elaborated than those found in the constitution of any other country in the world, including the USA। क्योंकि हमने देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही बहुत हैवी है, तो हमने हर चीज़ डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखी हुई है। यहाँ तक कि जिससे हमने लिया ये कॉन्सेप्ट, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में भी इतना डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखा हुआ था जितना हमने डिस्क्राइब इसको कर दिया। तो कहाँ का? यूएसए से भी ज़्यादा डिस्क्राइब किया हुआ है। The fundamental rights are guaranteed by the Constitution to all persons without any discrimination। फिर से ध्यान रखना ये लाइन, सभी लोगों को, जो भी इंडियन सिटीजन है, ध्यान रखना कौन लोग? जो इंडियन सिटीजन है, उन सभी लोगों को फंडामेंटल राइट मिलेंगे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के। They uphold the equality of all individuals or dignity of the individuals, the large public interest and unity of the nation। तो ये देश की भलाई में, लोगों की भलाई में ये सभी लोगों को राइट दिए गए हैं, इन्हें हम लोग फंडामेंटल राइट बोलते हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर मीन टू प्रमोटिंग द आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और फंडामेंटल राइट क्या करते हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। दे प्रिवेंट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अथॉरिटेरियन एंड डेस्पोटिक रूल इन द कंट्री। और ये किसी को रोकते हैं कि कोई भी इंसान है ना डिक्टेटर ना बन जाए, ठीक है, मोनार्क ना बन जाए, उस रूलर की पावर को ये कंट्रोल करते हैं। एंड प्रोटेक्ट द लिबर्टीज ऑफ एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ द स्टेट। और ये चीज़ स्टेट को पब्लिक के अगेंस्ट कुछ भी करने से रोकता है, क्योंकि हर किसी को फंडामेंटल राइट्स हैं। स्टेट ऐसा नहीं कुछ भी कर दे पब्लिक के लिए। पब्लिक की जो पावर है, उस मतलब जो कंट्री की पावर है, उसको एक तरीके से लिमिट करता है ये। दे ऑपरेट, लिखे ही आ गया, दे ऑपरेट एज लिमिटेशन ऑन द टेरेन ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर्बिट्री लॉज लेजिस्लेचर। इन शॉर्ट, दे एम एट एस्टेब्लिशिंग अ गवर्नमेंट लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। कहने का मतलब ये हो गया गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट टू मैन। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कुल मिला के गवर्नमेंट के लिए नियम कायदे हैं, इंसानों के लिए नहीं है। यानी दूसरी भाषा में ऐसे ही बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट कैसे रूल और नियम कायदे बनाएगी, इसके ऊपर लिमिटेशन रखने के लिए कौन सी चीज बनाई गई है? फंडामेंटल राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई रूल बना दिया जाए तो वो सब कुछ नहीं कर पाएगा। द फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड so because they are guaranteed and protected by the constitution, which is the fundamental law of the land. They are fundamental also in the sense that they are most essential for the all round development। क्योंकि ये फंडामेंटल क्यों भी हैं? क्योंकि ये इसेंशियल है लोगों के जीने के लिए, इसलिए इनको बोला गया फंडामेंटल। डेवलप, कौन सा डेवलपमेंट करते हैं ये? मटेरियल डेवलपमेंट करेंगे, इंटेलेक्चुअल, मोरल और स्पिरिचुअल। याद रखना, किस किस तरह का डेवलपमेंट? मटेरियल यानी
प्रॉपर्टी, गुड्स, मनी, इस फील्ड में। इंटेलेक्चुअल दिमाग का, मोरल्स नैतिकता, स्पिरिचुअल यानी आत्मा, इन सभी को ये ग्रोथ मतलब एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है, डेवलपमेंट करता है, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है ना। अब क्या क्या दिया हुआ है, कितने फंडामेंटल राइट है, कुल मिला के 7 थे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। कौन सा हट गया, एक हट गया। कौन सा है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये 6 नंबर का हट गया है। ठीक है, बाकी ये पहले 7 से बनाया गया। कौन कौन सा है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो कौन सा हट चुका है, 6 हट चुका है। तो कितने बचे अभी, 6 ही बचे। 6वें नंबर का हट गया, 6 बचे। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें हर एक आर्टिकल का नंबर भी ध्यान रखना है, वो हम कराएंगे। तो लिखा हुआ है, हाउएवर द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, इट इज मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। पूरा मार्क कर लो, पूरा मार्क कर लो, क्या क्या सब चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हटाया गया, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे पहुंच गया, अभी 300A में पहुंच गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन से पार्ट में है, 12वें पार्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर कितने अभी फंडामेंटल राइट हैं, 6 हैं। ठीक है, तो 6 फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी हट गया है, 300A में पहुंच चुका है, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इसको हटाया गया था। ठीक है, बस इतना ही कराएंगे। आपको करना क्या है, पढ़ना है सिटीजनशिप वाला चैप्टर ढंग से, देन फंडामेंटल राइट हम लोग आगे कल स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक बार रीडिंग करके आ जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, है ना, अच्छी तरह समझ में भी आ जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चैप्टर की रीडिंग करें पढ़ाने से पहले। तो आपके पास टाइम है कल रात तक का, आराम से रीडिंग कर लो इस चैप्टर की, फिर पढ़ाएंगे तो अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। मॉर्निंग में आएगा, मॉर्निंग में सीसेट कराएंगे कोई टॉपिक, और कोई डाउट तो पूछिए अभी। सर हाँ जी, सर कल जीके करंट अफेयर्स कर दीजिए ना। कल करंट फिर कर दें, कोई दिक्कत नहीं, सीसेट पढ़ लो, वीक में 2 दिन सीसेट की नहीं बात सर, हुई तो। मेरा नहीं होगा सर, कुछ इशू है, मेडिकल इशू है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब कुछ यूट्यूब पे डाल देंगे, चिंता मत करो आप। ठीक है, डाल देंगे यूट्यूब पे, कर रहे हैं प्लान डालने का, डाल देंगे। जो भी कुछ छूटेगा ना वहाँ से पढ़ लेना आप। बाकी रिवीजन कराएंगे आपको, है ना, टेंशन नहीं मत लो। सी सेट की करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल मत लो, कराएंगे रिवीजन। ठीक है, सर सीसेट ही तो एक चीज है जो मेरे को पसंद लगता है। सी सेट ही पसंद लगता है, अरे तो इतना ही पसंद नहीं करना है उस चीज़ को, है ना, वो पसंद इतनी पसंद होनी चाहिए बस गुजारा चल जाए, उसे आप पसंद नहीं करना उस चीज़ को, काम का नहीं होता था। काम कीजिए जीएस, ठीक है, करंट अफेयर, ये काम का है, इन पे फोकस करो। ओके, और कोई किसी कुछ पूछना है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी बताएं, समझ में आ रहा है? मेरी वॉइस आ रही है? नहीं सर, अभी तो आ रही है ना? अभी आ रहा है। हाँ अभी आ गई तो बस ठीक है। तो करना क्या है, आप लोग पढ़ो, सी सेट पे इतना फोकस नहीं करना है, मेन फोकस होना चाहिए जीएस पर और करंट अफेयर्स पर। ठीक है, ये हमारी ज़्यादा काम की चीज़ें हैं एज कम्पेयर टू सी सेट। सी सेट तो बस इतना है कि पास हो जाओ, लुटिया नहीं डूबनी चाहिए उसके अंदर। ओके, और बताएं, मैं ये पूछा था समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में तो कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो रीडिंग तो आपको करनी पड़ेगी, है ना, इससे ज़्यादा अगर अपन समझाने बैठ गए ना तो सिलेबस हो नहीं पाएगा 2-3 सालों के अंदर भी, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। लेकिन ये मान लो कि वो चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी, आपको सब कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, और कुछ सजेशन से तो बता सकते हो आप लोग, आपकी तरफ से कुछ इनपुट देना चाहो। हाँ जी, वॉइस आ रही है? सर नवंबर का करंट अफेयर्स नहीं मिला सर। नवंबर का करंट अफेयर नहीं मिला?
कहाँ पे नहीं मिला? ग्रुप चैट्स में सर्च किए, दिखे नहीं मिला। ग्रुप चैट में नहीं मिला। कहाँ पे ग्रुप चैट चेक किया आपने? टेलीग्राम ना। टेलीग्राम, ओके। तो ठीक है, नवंबर का करंट अफेयर आपको नहीं मिल रहा है टेलीग्राम पर। बताएं फिर क्या करना चाहिए? भेज दें दोबारा से? हाँ सर, सेंड कर दीजिए दोबारा, सही रहेगा। ओके, देखो पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने कहाँ देखा और क्यों नहीं मिला, है ना। चक्कर क्या है ना, एक ही बार चीज़ें 5-5 बार भेजनी पड़ रही है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन को अभी, फिर आप बताना कि क्यों नहीं मिला। देखो ग्रुप, ये मैं दिखाता हूँ आपको स्क्रीन, मैं टेलीग्राम ही दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन, ये लिखा हुआ है, देखो करंट और EMBER 2021। इसको खोलोगे ना, ये नवंबर का करंट अफेयर है 19.8 MB का, और ये डाला कब है? 22 दिसंबर को डाला हुआ सर है। 22 हाँ हाँ, 22 दिसंबर 22 दिसंबर को डाला हुआ है। अब आप मेरे को ये बताओ कि आपको क्यों नहीं मिला? पता नहीं सर, ध्यान नहीं। ध्यान नहीं दिया। तो पहली चीज तो ये है ना कि हम ध्यान देना स्टार्ट करें, पहली चीज, ठीक है। यस। होता क्या है, ये आई थिंक मैंने बोला, आप ही को शायद बोला था कि ध्यान हम देते नहीं और फटाक से बोलते हैं सर ये काम कर दो जरा दोबारा से। तो देखो मैं दूसरे ग्रुप पर भी दिखाता हूँ आपको, जहां तक मुझे याद है। देखो इस ग्रुप पे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2 ग्रुप पे पड़ा हुआ है, देखो इस पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये दिख रहा है। यस सर। तो एक तो इस ग्रुप पे पड़ा हुआ है और इस ग्रुप पे पड़ा हुआ है, 2 ग्रुप तो यही है। अब देखो आपने दोनों में से एक भी ग्रुप नहीं देखा और आप बोल रहे हो कि सर मिल नहीं रहा है। तो पॉइंट इज दैट कि हम ढूंढ नहीं रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा ओके था कि सर। बताओ क्या करना चाहिए, नहीं मिल रहा है तो। मिल गया अभी? अब भी ना मिले यस। फिर बताना मेरे को, है ना। व्हाट्सएप वो टेलीग्राम वाले को मेल करेंगे अपन लोग कि आपको क्यों नहीं दिखा रहा है वो, ये सब कुछ। यस, और कोई डाउट किसी का? सर हाँ जी। सर एक डाउट है हाँ जी। सर। जैसे ये कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है सर, जैसे अभी जब से पॉलिटी शुरू हुई है, ज्योग्राफी तो सर सही था, वो चल रहा था, नोट्स प्रिपेयर थे, उसके साथ लर्न हो जा रहा था। हम्म। सर ये 6 चैप्टर हो गए ऑलमोस्ट, इसके पहले के जैसे 5 चैप्टर्स पढ़ रही हूँ इससे सर, अभी 5th चैप्टर पे हूँ हम्म। लक्ष्मीकांत से। हम्म। तो सर मतलब मेमोराइज नहीं हो रहा है। मैं जैसे 5th पढ़ रही हूँ तो काफ़ी चीज़ें 4th और मतलब मिक्सअप हो जा रही हैं, तो लाइक डेट या कुछ नाम, कुछ ऐसा आर्टिकल का नंबर, हम्म। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जा रहा है सर। हम्म। उसका क्या ऑप्शन है सर? नोट्स बना रही हूँ मैं, प्रॉपर लिख रही हूँ लाइन बाय लाइन, बट फिर भी हो जा रहा है सर। नोट्स बनाने के बाद उनका रिपीटेशन करना पड़ेगा रिवीजन फॉर्म में। रिवीजन कैसे करते हैं? कोई भी एक पेज आपने पहले नोट्स बना लिया, फिर उसको एक बार पढ़ो, और फिर उसको पढ़ने के बाद पेपर जो पढ़ा वो उठा के रख दो साइड में। अब पेपर पे लिख कर देखो आपको कितनी चीज़ें याद है। और मेरी गारंटी है कि जब आप ऐसा करोगे ना, तो आपने एक पेज पढ़ा होगा ना, आपको मुश्किल 5 या 6 लाइनें याद आएंगी कुल मिला के जो पढ़ा होगा। तो सिर्फ उस पेज में से उतना ही याद हुआ है, बाकी तो याद ही नहीं हुआ। तो करना क्या है, ये प्रैक्टिस करनी है हमको कि हमें कितनी चीज़ें याद होती हैं। और फिर ये काम एक बार करके छोड़ना नहीं है। पहली बार पढ़ा, फिर 2-3 दिन के बाद उसको रिवाइज करो फिर से उस चीज़ को, फिर 7 दिन के बाद या 8 दिन के बाद रिवाइज करो, तब जाके याद रहेंगी चीज़ें। एक बार पढ़कर कोई चीज़ याद नहीं हो सकती है। कुछ होते होंगे महान लोग जो एक बार पढ़ने के बाद लॉन्ग टर्म के लिए लर्न कर लेते होंगे, बट ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए बाकी चीज़ें बहुत बड़ी आने वाली है। यूपीएससी कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। अभी तो हमने 0.1% भी कवर नहीं किया सिलेबस, है ना। 0.1 भी कवर नहीं हुआ है अभी तो आपको थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, और साथ ही साथ जो पढ़ा हुआ है ना वो रिवाइज करना पड़ेगा। और रिवीजन का मतलब रीडिंग नहीं होता है ना। रिवीजन का मतलब रीडिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब एक ही पेज बार बार रीड नहीं करना है, उसको रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे? जो चीज़ पढ़ी उसको बंद लिख कर उसे करना पड़ेगा हाँ, चेक चाहे तो कि लिख कर, कितना हाँ learn है। चाहे तो लिख कर लो, या फिर चाहे मनी में बोल कर लो दोबारा से। उसको कितना आप रिकॉल कर पा, रिकॉल मतलब दोबारा से याद आ पा रहा है आपको बंद करने के बाद।
कॉपी खोल कर या फिर जो बुक के नोट्स ओके खोल कर सर। नहीं करना है, उनको बंद करने के बाद सोचो कितना याद आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो पढ़ा ना, अभी हमने सिटीजनशिप एक्ट पढ़ा, अब आप याद करके बताओ क्या क्या चीजें याद आ रही है और आपको है ना दो चार चीजें भी ढंग से याद नहीं आएंगी, ये फर्क पड़ता है। तो हमको क्या करना है, ऐसे याद करना है वापस कि हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी। ठीक है, उस केस में ओके सर। जैसे अभी की हाँ बात जी। करें हम, हाँ अभी की हम बात करते हैं, फंडामेंटल राइट पढ़े ना हम लोगों ने, तो अब एक बार सोचो कि हमने जो पहला पेज पढ़ा था ना, उसमें हमें क्या क्या याद आ रहा है कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में दिए हुए हैं, कितने नंबर से कितने नंबर तक के हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था 1 to 4, 5 to 11 और अभी 12 से 35 तक का है ये। तो अगर आप ऐसे याद कर पा रहे हो ना, तब आपको चीज़ें याद रहेंगी। प्लस थर्ड नंबर के पार्ट में है ये। ठीक है, मैग्ना कार्टा बोला गया है इसको। फंडामेंटल क्यों है, क्योंकि इससे लोगों की लाइफ जो है, डिग्निटी, रेस्पेक्ट, ठीक है, वो सब कुछ प्रिजर्व होती है। इसमें आप देखो मेरे को दो तीन चीज़ें याद आई, डिग्निटी, रेस्पेक्ट, है ना, जबकि ये तो मैंने तुक्का मार दिया, एक्चुअल में तो कुछ और लिखा हुआ था ना। तो ऐसे आपको रिकॉल करनी है, तो आपको खुद को फील होगा कि यार ये रेस्पेक्ट, डिग्निटी तो मैंने बोल दिया, एक्चुअल में तो कुछ और लिखा हुआ था। तो वो क्या लिखा हुआ था, फिर पेज पलटो, फिर देखो कि क्या लिखा हुआ था, तब जाके चीज़ें याद आएंगी। ठीक है, ओके सर। और बताइए, और किसी का कुछ? डन, तो फिर क्लास को एंड सर कर। हाँ जी, पूछिए। सर ये कह रहे थे लाइक, जैसे सर वो जो हिंदू न्यूज़पेपर है सर, हाँ जी। ठीक है, तो सर उसमें जो चीजें, जो मटेरियल्स लाइक जो करंट अफेयर्स आते हैं सर, हम्म तो सर उसका थोड़ा सा हम आगे का और पीछे का मिला के सर, मतलब एक करंट का सर वो लिखते सिनेरियो टाइप का लिखते, लाइक एक पेज का पूरा, जैसे हम्म जैसे AFSPA क्या है, तो उसके सर पीछे का क्या, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम थी उसमें, हम्म या फिर ASFPA कब आया, या हम्म फिर सर इंटरनल डिस्टरबेंस, ये हम्म सारी चीजें सर मतलब बैलेंस करके लिखना सर, ये मतलब इस फ्लो में रहना चाहिए ना सर, हम्म पूरा ऐसे ही। हम्म मतलब अब बताना क्या चाह रहे हो, आप लिखना चाहते हो, लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, ये तो? मतलब सर, मतलब बता दीजिए एक तरीका क्या है लिखने का उसको। देखो तरीका तो ये है कि देखो एक पेज बना, ये पेज होता है, दिख रहा है स्क्रीन? अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही होगी आपको, मैं एक बार स्क्रीन दिखाता हूँ दोबारा से। पहली चीज तो ये है कि यार बहुत कुछ पढ़ना और लिखना, लिख तो लोगे फिर याद तो रहेगा नहीं, है ना। तो हाँ, देखो कहीं कहीं सर थोड़ा बहुत जी, भूलता तो तो है। करो क्या, अरे यार ये ब्लिंक कर, एक सेकंड रुको जरा, मैं आपको पेज दोबारा ही शेयर करता हूँ। करना ही है आपको, जैसे कॉपी का पेज है ना आपका, उस पेज पे जैसे ऊपर ये पेज दिख रहा होगा आपको, इस ये ब्रैकेट में ये पेज बता रहा हूँ, ये पेज है मान लो, इसको आप इस तरीके से डिवाइड कर लो। ठीक है, ओके। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ बीच में तो लिखो उस टॉपिक का नाम, यहाँ पे जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, है ना, मतलब जो भी आपने हिंदू में देख लिया, ठीक है, क्योंकि क्या होता है हिंदू में वो टॉपिक बार बार आएगा, कई बार आएगा, है ना, एक ही चीज बहुत बार आ जाएगी, क्योंकि पूरे साल भर का करना है ना हमको। तो अब मान लीजिए कोई भी टॉपिक, मान लीजिए आप, मैं सिंपल सा बताता हूँ आपको, आपने जो COP पढ़ा, मान लो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, तो मान लीजिए कोई एक दिन आया, तो मान लीजिए कि 22 सितंबर को, दिसंबर को मान लेते कि कुछ लिखा हुआ आया था, तो 22 दिसंबर डेट डाली और वहाँ पे उसका कुछ लिख दिया, मेन मेन चीज़ें। ठीक है, फिर अगले दिन कभी आ गया तो वहाँ पे कुछ और चीज़ें लिख दी, है ना। अब होगा क्या, इसके अलावा फिर अगले पेज में कुछ लिखा होगा, यानी ये पेज भर जाएगा। तो हर एक न्यूज के लिए आप 2 पेज करो, हर एक न्यूज के लिए 2 पेज करो, यानी कोप के बारे में 2 पेज लिख दिया। अब फ्यूचर में क्या होगा, कुछ और ऐड ऑन होगा, तो कुछ और ऐड ऑन होगा तो यहाँ लिखते जाओ साइड में। तो इस तरीके से होगा, एक पर्टिकुलर टॉपिक 2 पेजों में आ जाएगा हमारा। ठीक है सर। लेकिन साथ ही साथ आपको इसकी इंडेक्स भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब बाद में आएगा तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा ना कितना कुछ लिख दिया मैंने। तो करना क्या है, इसके ऊपर नंबर डालना पड़ेगा, पहले पेज नंबर डालना पड़ेगा हर पेज पर, और फिर यहाँ पे इंडेक्स में लिखो कि भाई COP मैंने पेज नंबर 1 पे लिखा हुआ है। तो अगली बार जब न्यूज़ पढ़ोगे तो देखो COP से जुड़ी हुई है क्या, तो पेज ये वाला खोला, इस पे लिख दी, इस पे ऐड ऑन कर दिया। तो तरीका तो ये सही है, थोड़ा सा एक बार अरेंज करने में टाइम लगेगा आपको, लेकिन हर बार मान लो कोप के बारे में मान लो 4 बार आ गया, तो क्या 4 अलग अलग पेजों पे लिखोगे, फिर तो भूल ही जाओगे। क्योंकि मान लो कभी यस सर। एक 10 नवंबर को आया, फिर मान लो 18 नवंबर को आया, फिर मान लो 12 दिसंबर को आया, तो आप एक दिन 10 तारीख को आपने एक पेज पे लिखा, फिर 18 तारीख को किसी और पेज पे लिखा, फिर 22 तारीख दिसंबर को कहीं और लिखा, तो वो मर्ज ही नहीं हो पाएगा, आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि यार क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। तो तरीका तो ये है कि 2 पेज करो हर एक न्यूज़ के लिए, छोटा छोटा लिखो,
और उन 2 पेजों में उस नीड को समअप करो, ठीक है। और जब भी कभी कुछ भी आ रहा है उसी जगह पे लिखो पूरा का पूरा, तो एंड में एंड जब होएगा ना सब कुछ वहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका। और उसकी आगे एक इंडेक्स बनानी पड़ेगी, जब उसमें से चेक करो भैया कि क्या क्या चीज़ें हैं। और इससे एक बेनिफिट ये भी है कि हर बार आप चेक करोगे तो आपको हर इंडेक्स के सब टॉपिक याद भी हो जाएंगे सारे के सारे कि पढ़ना क्या था, डबल फायदा है। लेकिन वही ओके है, सर। मेहनत बहुत है इसके लिए, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, ठीक है। सफिशिएंट टाइम मतलब 10 से 11 घंटे होने चाहिए दिन भर में पढ़ने के लिए। तो है अपने पास 10 से 11 घंटे पढ़ने के लिए? लाइक मिनिमम सर 5-6 घंटे तो सर, मतलब लाइक इसको छोड़ के सर, क्लासेस को छोड़ के 5-6 घंटे तो सर मतलब प्रॉपर स्टडी रहती है सर रोज की फिलहाल। लाइक सर वो आपका पॉलिटी है सर, तो जैसे जो आप टॉपिक कराते हैं सर उसके पीछे का और उसके थोड़ा सा आगे का, जैसे जो टॉपिक आपने पढ़ा दिया, जैसे एक दिन पहले भी जो टॉपिक पढ़ा रहेगा वो भी कवर करते हैं, उसके आगे का थोड़ा सा कवर करते हैं, और जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो भी कवर करते हैं। ठीक है। इतना कवर करने के बाद फिर सर क्या कहते हैं, एनसीईआरटी रिफर करते हैं, कोई एक ज्योग्राफी सिविक्स कोई भी जो मिल जाती है सर वो रिफर करते हैं पढ़ने के बाद सर। इसके बाद द हिंदू, फिर इसके बाद सर फिर लाइक बंद कर देते हैं। ठीक है, बेस्ट है। ठीक है, अब जिनके पास सफिशिएंट टाइम है तो अच्छी बात है, नहीं है सफिशिएंट टाइम तो क्या करो, स्मार्ट वर्क करो। मतलब वर्क होते हैं 2 तरीके के। वैसे सभी लोग जग रहे हो ना, कहीं दोबारा मत पूछना फिर मेरे से। अल्ताफ, प्रियंका, अर्शी, अंकित, सपना, यस सर। हाँ अर्घदीप और ज्योत्सना सिंह, ठीक है ना। यस सर। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये तरीका बिल्कुल सही है ये वाला, है ना। मतलब ये क्या है, मेहनत से आईएएस बनने वाला काम है ये वाला, जो मैंने बताया ना आपको कि इंडेक्स बनाओ, टॉपिक बनाओ, ये सब कुछ करो, है ना। ये वाला काम क्या है, मेहनत से आईएएस बनने वाला काम। अब एक तरीका है स्मार्ट तरीका करने, जिससे आप जल्दी, तो वो होता क्या है ना, एक टाइम आएगा जब आप ये समझोगे कि सारा काम खुद को नहीं करना है जिंदगी में। जैसे एक कंपनी का मालिक होता है ना, वो सारा काम खुद नहीं करता है, लेकिन सबसे रिच वही होता है। एम्प्लॉय कभी भी रिच नहीं बनता है, ये मालूम होगा आप लोगों को, मालूम है ना। एम्प्लॉय लाइफ लॉन्ग एम्प्लॉय रहता है, रिच होता है ओनर। तो जैसे मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना आपको, हालांकि ये चीज़ भी मेरे को बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ है ना, पहले प्राप्त नहीं हुआ जब तक मैं पढ़ रहा था। होता क्या है ना, हमको सारा काम खुद ही नहीं करना है। जैसे होगा क्या, दिक्कत कहाँ पे आएगी, लोग आपके लिए बता रहा हूँ मैं। अभी जो करोगे ना आप ये हिंदू वाला काम, ये सैचुरेशन आ जाएगी, मतलब थक जाओगे आप ये करते करते। होगा क्या, मान लो आप 2 दिन छूट गए ना बीच में, 2 दिन आपने गैप मार दिया, तो अब 2 दिन का हिंदू करना है, और फिर अगले 2 दिन अगला तो आ ही रहा है हर दिन हिंदू, तो छूट जाएगा। और जैसे 2-4 दिन का छूटा, डिमोटिवेशन, मन करेगा यार छोड़ो यार क्या होता है इससे, है ना। तो जितनी मेहनत आपने पहले की ना वो वेस्ट हो गई आज। जिस दिन आप छोड़ दोगे ना वाला काम, उस दिन वेस्ट हो गया सब कुछ पुराना किया हुआ। हालांकि कर सकते हो, तरीका अच्छा है, जैसे मैंने बता रहा हूँ, तो मतलब किया तो मैंने भी था कभी जिंदगी में, बट अच्छा है। सक्सेसफुल क्यों नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास मैगजीन अवेलेबल हैं ऑलरेडी, है ना, जो ये करंट अफेयर मैगजीन है ना, वो हमारे पास अवेलेबल है ऑलरेडी, कोई मेहनत कर चुका है बनाने में उसको, तो वही पढ़ लेते हैं ना। मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि हम भी हिंदू में घूम फिर के वही बनाएंगे, और उस बंदे ने भी, उसकी नौकरी है वो मैगजीन बनाने वाले की, है ना, कि सब कुछ ढूंढना है उसको बनाना है। और उसकी नौकरी उसमें क्या है ना, ऐसा है, होता है कि 10 लोग काम कर रहे हैं मान लो मैगजीन बनाने में। एक बना रहा है हिस्ट्री की, एक बना रहा है पॉलिटी की, एक बना रहा है इको वाला पार्ट, एक बना रहा है एनवायरमेंट वाला पार्ट। तो पॉइंट क्या है कि उस बंदे ने जिसको ये पर्टिकुलर काम दिया हुआ है, तो बहुत मेहनत करी होगी ना बनाने के लिए। यस सर। इट मीन्स जितना हम रिसर्च करके, जितना हम लोग खोजबीन के जो बनाएंगे अपनी कॉपी, वो बंदा वो काम कर चुका है। तो बेस्ट क्या है, आप 2 मैगजीन पकड़ लो बस। एक मैगजीन विजन की पकड़ लो, और एक मैं दे रहा हूं आपको। बात समझ में आ रही है, विजन की हो गई एक तो, और एक हो गई जो मैं दे रहा हूं। इन 2 को कर लो, ओके सर। जरूरत ही नहीं है पूरी कहानी की। जो ये पेपर में आप 2 घंटे बिता रहे हो ना, 2 घंटे लग जाएंगे इस 2 पेज को लिखने में, मैं जानता हूं, मैंने किया है, बहुत बहुत महीने काम किया है वाला, है ना। जितना इसमें दिमाग खपाओगे ना, उस 2 घंटे के अंदर तुम ये पढ़ लो ना, विजन की पढ़ लो, मेरे नोट्स ये वाले जो दे रहे हैं वो पढ़ लो। ये दोनों ही अच्छी क्वालिटी है। और ऐसे समझो ना, एटलीस्ट वो बंदा अगर किसी एक ही चीज के लिए डेडिकेटेड है, मतलब देखो ये पूरी मैगजीन है ना, एक बंदा नहीं बनाता है। जैसे मैंने बोला हिस्ट्री वाला पार्ट हिस्ट्री वाला बना रहा होगा, पॉलिटी वाला अलग होगा, इकोनॉमिक्स वाला अलग होगा, करंट अफेयर वाला अलग होगा, मतलब वो आईआर होता है ना, इंटरनेशनल रिलेशन, वो अलग होगा। तो जब ये 5 लोग मेहनत कर रहे हैं ना अपने लिए, तो वो वाला यूज कर लो, सीधी सीधी उनकी मेहनत। अपन को सिलेक्शन से मतलब है, अपन को है ना, मेरा मानना ये है कि मेहनत वहां करो जहाँ रिक्वायरमेंट है, और जब तक जुगाड़ चल रही है ना, तब तक मेहनत की रिक्वायरमेंट नहीं है।
और इंसान तभी अच्छी स्कोर लेके आ पाता है जब जितना रिवीजन करोगे। यूपीएससी के अंदर ध्यान रखना, लिखना इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिख कब पाओगे जब आपने रिवीजन बहुत ज्यादा किया होगा। ठीक है, सर। अगर आपने रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, मतलब बहुत कुछ लिख लिया आपने। एक्चुअली मेरे पास अभी इतना ढेर लगा हुआ है, मेरे पास करीब 80 कॉपियां हैं जो मैंने लिखी है लेकिन मैंने कहीं पढ़ी नहीं है ना। तो मैं वो समझता हूँ कि मैंने वो लिख तो दी, लिख तो डाली सारी की सारी, बट पढ़ ही नहीं पाया मैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है, रिवीजन, कितना याद होता है। नोट्स बनाना, सर। लिखना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत फिक्स हो जाओ आप, जितना कम पढ़ोगे ना उतना ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस है। अब कम का मतलब ये मत समझना कि पढ़ना ही नहीं है। आप बिल्कुल, आप सभी लोग, क्योंकि मेरे को मालूम है आप लोग ही डेडिकेटेड हो, बाकी लोग तो भी नए नए लोग हैं ऐसे। तो आप लोगों को करना क्या है, हिंदी मतलब हिस्ट्री की बुक लिख लो चाहे तो, स्पेक्ट्रम, बस स्पेक्ट्रम कर लो, सॉलिड कर लो इसको, पढ़ पढ़ के जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो। पॉलिटी के अंदर लक्ष्मीकांत पढ़ लो जितनी पढ़ पाते हो। ठीक है, इको के अंदर नोट्स कराएंगे है ना, या फिर किसी भी कोचिंग के नोट्स उठा लो, नहीं तो मैं ही दे दूंगा एक कोचिंग के नोट्स, वो पढ़ लेना। एनवायरमेंट की एक बुक, एनवायरमेंट की एक बुक, मतलब बस शंकरा आईएएस की कर लो बुक, है ना, खत्म। शंकर आईएएस, हाँ, उससे आगे जाना ही नहीं है अपन को, है ना। घूमना फिरना बिल्कुल भी नहीं है। मैगजीन में 2 मैगजीन कर लो, एक विजन की कर लो, एक जो मैं दे रहा हूँ वो कर लो, है ना। 2 ये मैगजीन हो गई, करंट हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। इंडिया ईयरबुक वगैरह कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर एक आएगा बजट, बजट पढ़ लेना। इकोनॉमिक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि हमको 100 क्वेश्चंस में से 70 करने हैं, हमारा टारगेट है। 30 पे नहीं जाना हमको, क्योंकि हमें चाहिए सिलेक्शन, टॉपर नहीं बनना है वहां पे। प्रीलिम्स में टॉपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। और फिर आएगा मेंस की बात, तो मेंस में चाहिए राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स के लिए मैं बस ये बता रहा हूँ, आप है ना एक टॉपिक पढ़ लो, हिंदू में से एक टॉपिक उठाओ, उसको लिख लो, बस एक टॉपिक लिख लो कोई सा भी हर दिन। और लिखने का मतलब क्या, सिर्फ चीटिंग नहीं करनी है उसमें से, उस वर्ड की, उस सेंटेंस की फ्रेमिंग देखनी है, फ्रेम कैसे किया इसमें सेंटेंस। क्योंकि आपको कोई भी जो मैं हाईलाइट करके देता हूँ ना, उनमें से कोई सा भी टॉपिक उठाओ, उसको लिख कर देखो, और फिर समझो कि यहाँ पे इसने कौन सी प्रीपोजिशन लगाई है, कौन सा आर्टिकल लगाया है, कौन सा पैसिव वॉइस लगा रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट कहाँ पे लगाया है, फ्रेजेस क्या यूज किए हैं, वो सब चीजें समझो। ठीक है, बस इतना करना है, सिंपल। इतने में काम हो जाएगा अपना, सिलेक्शन हो जाएगा प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, सब कुछ निकल जाएगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम एवरीवन।